नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल टीचिंग टेक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द के बारे में। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और शब्द के प्रकार जो कि भिन्न भिन्न आधारों पर उनको विभाजित किया गया है उन सब को देखेंगे और उदाहरण सहित बहुत ही बारीकी से बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगी मैं। और मुझे उम्मीद है कि आप 100% यहाँ से समझ कर ही जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो में मैंने जितना भी बताया है उसके अकॉर्डिंग परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी आपको बताया गया है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे आपको ये आइडिया लग सकता है। और उसके साथ ही अगर आप इस टॉपिक पर क्विज सॉल्व करना चाहते हैं या फिर और भी प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर जाकर आप इस टॉपिक से या फिर हिंदी व्याकरण के अन्य टॉपिक का भी प्रश्न वहाँ पे मौजूद है। क्विज आपको MCQ के फॉर्म में मौजूद है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ ही जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है फ्री वीडियो PDF अवेलेबल, तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है या फिर जो पहला चीज़ है वो है शब्द किसे कहते हैं। यही हमारा मेन पार्ट है यहाँ का। तो दो या दो से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ये तो किताबी भाषा है और थोड़ा सा जटिल है जो इसे आप हो सकता है कि ना समझ पाए। तो चलिए आपकी समस्या को दूर करते हैं और शुरू करते और बताते हैं। ये देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा समूह। ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। मतलब कि अगर दो शब्दों को हम लोग मिलाते हैं, दो अक्षरों को हम लोग मिलाते हैं, तो उससे जो शब्द हमारा बनता है उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वे शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यही आपका शब्द का सरल भाषा में परिभाषा है जिसको आप अपने मेमोरी में रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। जैसे कलम। ठीक है, जैसे कलम। अब कलम को हम लोग खंडित करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? क ल म। तो ये 3 अक्षरों से बना है और इसका अर्थ भी है। अगर हम आपके सामने कलम कहते हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ें आएंगी कि कलम होता क्या है, उसका क्या कार्य है, वो क्या करता है। ठीक है, कलम कहते ही आपके माइंड में एक चीज़ आ गई जिसका कहीं ना कहीं कोई अर्थ है। ठीक, तो ये जब इसका कोई अर्थ है और क्या है, ये अक्षरों का समूह है। ठीक, 3 अक्षर इसमें ज्वाइंट हो रहे हैं और 3 अक्षर मिलकर एक शब्द बना रहे हैं कलम, और जिसका एक अर्थ है तो वो एक शब्द कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। किताब। अगर किताब को हम लोग खंडित करें तो क प्लस हर्स्व ई प्लस त प्लस आ प्लस ब। यहाँ पे 5 अक्षर है। कई लोग यही सोचेंगे कि किताब में तो 3 ही अक्षर है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे 5 अक्षरों के मेल से यहाँ पे किताब नामक शब्द बना हुआ है। और अगर हम आपके सामने किताब ये शब्द कहते हैं तो आपके माइंड में किताब का शेप आता है, किताब का अर्थ आपको समझ में आता है कि हाँ, किताब होता क्या है, वो क्या कार्य करता है, उसकी क्या उपयोगिता है। तमाम तरीके की चीज़ें आपके माइंड में आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसका कोई ना कोई अर्थ है। तो जब अर्थ है और अक्षरों का मेल भी है तो ये एक शब्द है। तो ये एक शब्द है। क्या है? ये एक शब्द है। ठीक, उसी तरीके से लकड़ी। ठीक, अब लकड़ी को अगर हम खंडित करेंगे तो क्या कर सकते हैं? ल प्लस क प्लस ड़ प्लस बड़ी या दीर्घ ई, है ना।
तो इस तरीके से 4 अक्षरों के मेल से लकड़ी बना हुआ है। और लकड़ी कहते ही आपके माइंड में एक चीज़ आती है, लकड़ी होती क्या है वो आपके दिमाग में आ जाता है, यानी कि उसका भी एक सार्थक अर्थ है, तो वो एक शब्द है। उसी तरीके से लड़का, लड़का भी 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो लड़का भी 4 अक्षरों से मिलकर बना है, और लड़का कहते ही आपके माइंड में लड़के का स्वरूप आता है, लड़के के बारे में आपके बारे आता है, यानी कि लड़का को कोई ना कोई अस्तित्व है, कोई ना कोई अर्थ है, तो ये शब्द है। ठीक, उसी प्रकार से अन्य कुछ उदाहरण हैं, जैसे घड़ी, आम। आम कहती हैं आपके माइंड में आम का शेप आ जाता है, आपको पता है कि आम फल होता है। ठीक, उसी तरीके से आदमी, रोशनी, कविता, झोपड़ी, आपका, मेरा, आकाश, पवन, इमली, ये सब तमाम चीज़ें जो है, तमाम जो शब्द हैं, ये सब कहीं ना कहीं अक्षरों से मिलकर बने हुए, और इन सब को कहते हुए या फिर सुनते हुए आपके माइंड में कुछ सीन क्रिएट होते हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ में आती है कि हाँ, छड़ी अगर आपसे कही जाएगी तो आप जाके स्टिक उठा कर लाएंगे। ठीक है, कहा जाएगा कि आप जाइए जाके छड़ी लेकर आइए, तो आप जाके छड़ी लेकर आएंगे, यानी कि आपको पता है कि छड़ी होता क्या है, छड़ी का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। वहीं पर अगर हम कह दें जाइए जाके हड़ी लेकर आइए, हड़ी, तो क्या आप कुछ भी उठा कर लाएंगे? नहीं लाएंगे। तो हड़ी शब्द नहीं है, और शब्द है भी तो हम आगे बढ़ेंगे, वो एक निरर्थक शब्द के अंतर्गत आता है, तो वो किस तरीके से कार्य करता है ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिलहाल शब्द, मुझे उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर है तो आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब बढ़ते हैं शब्द के प्रकार के बारे में। शब्द के भेद को निम्नलिखित 4 आधारों पर विभाजित किया गया है। कितने आधारों पर विभाजित किया गया है? 4 आधारों पर। कौन कौन? अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। मुख्य रूप से यही 4 आधार हैं शब्दों को विभाजित किया गया है, जिनके आधार पर शब्दों को विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि शब्दों को किन किन कितने आधारों पर विभाजित किया गया है। ठीक, तो ये चारों आपको याद रखने हैं, या फिर इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कोई भी 3 विकल्प आपको दे दिया जाएगा और पूछाया जाएगा कि कौन सा आधार नहीं है। एक उसमें से MCQ में एक एक्स्ट्रा होगा जो कि शब्द के विभाजन का आधार नहीं है, तो वहीं पर आपको टिक करना है। ठीक, तो घुमा फिरा के चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, परंतु रहेगा इसी में से, तो आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सावधानी से यहाँ पे पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। सबसे पहला हमने टॉपिक उठाया अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। तो जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जब हम अर्थ के बारे में अर्थ के आधार पर शब्दों को बांटते हैं, विभाजित करते हैं, तो 2 प्रकार के शब्द हमारे सामने आते हैं। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। ठीक, तो यहाँ से भी एक प्रश्न यहाँ पे आपका बन जाएगा कि अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आप बताइए कमेंट करके कि अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये आपका प्रश्न है। चलिए देखते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक शब्द ऐसा शब्द जिसका कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है। ठीक, सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं उसका कोई अस्तित्व है, उसका कोई अर्थ है। ठीक, तो वे सार्थक होते हैं। इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है, सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो, यानी कि सार्थक है वो। ठीक, तो ऐसे शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है, वे क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं सार्थक शब्द के उदाहरण। अब
कोई ना कोई अर्थ है, यानी कि जब कोई भी शब्द हम आपके सामने पेश करते हैं या फिर बोलते हैं या फिर आप सुनते हैं उसको, तो आपके माइंड में उसकी कल्पनाएं आती है, उसके बारे में आप जानते हैं, उसका कोई ना कोई अस्तित्व होता है। तो ऐसे शब्द जिसके सुनते ही आपके दिमाग में एक अ, कल्पना उत्पन्न हो जाए, एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, तो वही सार्थक शब्द हैं। ठीक, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे घर, घर कहते ही आपके माइंड में आ गया घर, ईंटों से बना हुआ घर है। ठीक, शर्ट, शर्ट यानी कि आपको कपड़े के बारे में दिमाग में आ गया, बोलती हैं आपके माइंड में आ गया कि शर्ट यानी कि कपड़ा। आदमी, आदमी कहते हैं आदमी का पिक्चर आपके बैकग्राउंड में, आपके माइंड में वो क्रिएट हो जाता है, तो वो भी एक सार्थक शब्द है। उस तरीके से औरत, स्त्री, रोटी, खाना, आस्था, खेल, शक्ति, बुद्धि, संस्कार, इंटरनेट, स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, मूर्ख, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, आविष्कार, विश्वास, दुकान, बिजनेस, कार्यालय इत्यादि। इसके अलावा भी और भी तमाम, मतलब हजारों हजार शब्द हैं जो कि सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि मैं जो भी आपसे अभी बोल रही हूँ, जो कह रही हूँ, वो सभी सार्थक शब्द हैं। उन सब का कहीं ना कहीं अपने आप में एक अर्थ है, तभी मैं आपके सामने उस चीज़ को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो वो सब कुछ सार्थक शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? हुआ तो बिल्कुल कमेंट में आप कमेंट करके बताइए, मुझे जानना है कि आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं निरर्थक शब्द की तरफ। जिन शब्दों का, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं वो भी जान लेते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। अभी हमने सार्थक में क्या पढ़ा? जिसका अर्थ होता है, कहीं ना कुछ अर्थ होता है। तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु हम उसको यूज करते हैं, बोलचाल की भाषा में हम उसको यूज करते हैं। जैसे खान पान। ठीक, तो खान तो होता है, लेकिन पान, अगर हम खाने वाले पान के बारे में ना बात करें तो वो एक जॉइंट है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, खान पान। दौड़ धूप, जैसे कि चाल ढाल, है ना, रिक्शा विक्शा। इसी तरीके से कई ऐसे शब्द होते हैं जो कि आपके बोलचाल की भाषा में यूं ही आ जाते हैं जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। अगर हम निकालें वहाँ से, जैसे चाय वाय, है ना, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि अरे यार चलो हम चाय वाय पीते हैं, तो क्या कह, चाय वाय, चाय का तो अर्थ होता है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है। पान चान, है ना, इस तरीके से कई है। या फिर और भी यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखे है, वतंग। अगर आपके सामने बोला जाए कि जाओ बच्चे वतंग लेकर आओ, तो क्या आप लेकर आएंगे? नहीं लेकर आएंगे। अगर आपसे यही बोल दिया जाए पतंग लेकर आओ, तो आपको पता है कि पतंग क्या होता है, तो पतंग क्या है? सार्थक शब्द हो गया। और वतंग क्या है? उसका निरर्थक शब्द हो गया। आदमी के कोई भी बोलचाल की भाषा में ये कहता है, अरे मेरी पतंग वतंग फट गई, अरे उसने पतंग वतंग लिया होगा, है ना, कलम सलम लिया होगा। इस तरीके से कई ऐसे शब्द हैं जो हमारी बोलचाल की भाषा में हम यूं ही इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो वे शब्द में तो आते हैं लेकिन वे निरर्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि निरर्थक शब्द भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ। अब आता है रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। हमने अभी क्या पढ़ा? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हुए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब आते हैं रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो गया। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 आधारों, रचना के आधार पर शब्द 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ठीक, ये 3 मुख्य है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। तो
आपको इन तीनों का नाम याद रखना है। हो सकता है कि एक विकल्प उसमें से डिफरेंट हो जिसमें आपको टिक करना हो। अगर पूछ दे कि इसमें से निम्नलिखित में से बताइए रचना के आधार पर कौन सा शब्द नहीं है, तो ये 3 विकल्प तो दिए रहेंगे, लेकिन एक आपका जो भिन्न रहेगा उसी पे आपको टिक करना है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको माइंड में रखना है। तो चलिए देखते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिसका खंडन करने पर कोई भी भाग सार्थक नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देने वाली बात है कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसका अगर हमने खंडन कर दिया, मान लीजिए कोई शब्द है उसको हमने खंडित कर दिया यानी कि विभाजित कर दिया, तो जो विभाजित किया हुआ 2 या 3 पार्ट जो भी है, जितने भागों में मैंने विभाजित किया, उसका अपने आप में कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा। ठीक है, जैसे आग, वायु। अगर हम आग को विभाजित करें तो इसका क्या होगा, आ प्लस ग। ना तो आ का कोई सार्थक अर्थ है और नहीं ग का कोई सार्थक अर्थ है। उस तरीके से वायु, वायु को अगर हम विभाजित करें तो वा प्लस यू, ना तो वा का कुछ सार्थक अर्थ बनता है और ना ही यू का कुछ सार्थक अर्थ बनता है। इस तरीके से जो भी शब्द होते हैं जिसको हमने विभाजित किया, उसको खंडित किया और उसमें कोई भी पार्ट ऐसा ना हो जो कि सार्थक शब्द बने, सार्थक अर्थ में हो, तो वे सभी रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा जानने का एक और मेथड है, एक और तरीका मैं बताती हूँ। देखिए, रूढ़ शब्द, रूढ़ जो वर्ड है, जो शब्द है, नाम से ही आपको पता है, आदमी कहता है कि रूढ़ बड़ा ही रूढ़ व्यक्ति है, यानी कि बहुत ही जटिल टाइप का है ना। रिजिड, इंग्लिश में हम उसको रिजिड कह सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगी। रूढ़ बहुत ही रूढ़ी है, रूढ़िवादी है, मतलब निश्चित है, उसमें बहुत ही जटिलता है। ठीक, तो यहाँ से आप इस अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा सकते हैं कि उसका खंडन अगर हम कर देंगे तो वो अर्थहीन हो जाएगा, है ना, उसका कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। तो वैसे शब्द क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अच्छा, एक यहाँ पर आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, मैं बता देती हूँ कि रूढ़ शब्द के अंतर्गत छोटे शब्द आते हैं। छोटे शब्द, जितने छोटे शब्द रहेंगे अगर उसको खंडित करेंगे तो उसका अपने आप में ही कोई सार्थक अर्थ नहीं बनेगा। ठीक, जैसे पानी, पानी पा प्लस नी, है ना, पानी पा प्लस नी, ना तो पा का कोई अर्थ है और ना ही नी का कोई अर्थ है, ये अलग अलग है और इसका कोई अर्थ नहीं है। उसी तरीके से तेल हो गया, तेल है ते प्लस ल, ना तो ते का कोई अर्थ है नहीं ल का कोई अर्थ है। ठीक, तो इसी प्रकार से मतलब कि अगर हम उसका खंडन करते हैं तो उसका अपने आप में कोई भी सार्थक अर्थ नहीं बनता है, तो वे सब क्या हो जाएंगे, रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ से प्रश्न आते हैं, आपको आगे एग्जाम्पल मिलेंगे, प्रश्नोत्तरी मैंने कराया है कुछ शब्दों का, कुछ प्रश्नों का। तो चलिए अब पढ़ते हैं यौगिक शब्द की तरफ। यौगिक शब्द किसे कहते हैं। ठीक, तो ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के जोड़ से बना हो। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे 2 शब्दों का जहाँ पे योग हो जाए, यानी कि संधि विच्छेद, ये बिल्कुल रूढ़ शब्द के अपोजिट है। रूढ़ शब्द में अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, जिस तरीके से संधि विच्छेद करने पर संधि विच्छेद हो जाता है जिन शब्दों का, वे सब रूढ़ शब्द के अंतर्गत नहीं आएंगे। लेकिन यौगिक शब्द में वही शब्द आएंगे जिनका संधि विच्छेद संभव हो। ध्यान दीजिएगा, जिनका संधि विच्छेद संभव हो, यानी कि वो 2 या 2 से अधिक शब्द
ही जोड़कर बने होते हैं, ठीक है, तभी जाके उनका कोई सार्थक शब्द होगा। जब हम उनको खंडित करेंगे तो दो अलग अलग स्वतंत्र रूप से दो अलग अलग शब्दों में विभाजित हो जाएंगे, जिनका अपना अपना एक सार्थक अर्थ होगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आइए समझते हैं और भी अच्छे से। विद्यालय, विद्यालय को अगर हम विभाजित करें तो क्या लिख सकते हैं? विद्या, राइटिंग अच्छी नहीं बैठ रही है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। विद्या प्लस आलय, तो विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है, दोनों का अपना अपना एक अर्थ है, तो ये यौगिक शब्द होंगे, ठीक। उसी तरीके से भोजनालय, तो भोजन प्लस आलय, भोजन का भी अपना एक अर्थ है और आलय का भी अपना एक अर्थ है, ठीक। तो वे सभी शब्द जिनका संधि विच्छेद संभव हो, वे सभी यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो दो या दो सार्थक शब्दों के जोड़ से बना है। अब देखिए यहाँ पे विद्यालय है, विद्या प्लस आलय, विद्या अपना एक सार्थक अर्थ रखता है और आलय भी अपना एक सार्थक अर्थ रखता है, सार्थक शब्द है। तो दो शब्द हुए ना, विद्या और आलय, तो दो सार्थक शब्दों के जोड़ से विद्यालय बना और यही यौगिक शब्द है। तो यौगिक शब्द का यही उदाहरण है। अब विद्यार्थी है, समानार्थी है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देवालय, पाठशाला, ये सब जितने भी हैं वे सभी यौगिक शब्द के ही अंतर्गत आएंगे, क्योंकि उनका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अलग अलग शब्दों में, सार्थक शब्दों में वे विभक्त हो जाएंगे, खंडित हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर योग रूढ़ शब्द पर। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द द्वारा मिलकर बने होते हैं, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द द्वारा मिलकर बने होते हैं किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष के लिए अर्थ दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं बहुत ही आसानी से आपको क्लियर कर दूंगी। ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द द्वारा मिलकर बने होते हैं, ठीक। तो ऐसा शब्द, पहला तो ये क्लियर हुआ कि ऐसा शब्द होगा जो दो शब्दों से मिलकर बना होगा। दो से अधिक हो सकता है लेकिन कम से कम दो शब्दों से मिलकर बना होगा। यहाँ अक्षरों की बात नहीं हो रही है, शब्दों की बात हो रही है, ठीक। अब आते हैं किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष के लिए एक अर्थ दर्शाते हैं, परंतु जब वे ज्वाइंट हो जाते हैं तो अपना सामान्य अर्थ छोड़ देते हैं, जो उनका अर्थ होना चाहिए उसको छोड़कर वो किसी तीसरे की तरफ संकेत कर देते हैं, ठीक। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से एकदम 100% आपका क्लियर होगा। लंबोदर, ठीक। अब लंबोदर का क्या है, अगर हम इसको खंडित करेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे कितने सारे 4 शब्द आ रहे हैं। लंबा है उदर जिसका, ठीक, लंबा है उदर जिसका। ये मैंने जब लंबोदर को खंडित किया, लंबोदर को जब हमने खंडित किया तो क्या बन गया? लंबा है उदर जिसका, ठीक। लेकिन लंबा उदर किसका है? संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसका उदर लंबा है और जिसको लंबोदर से संबोधित किया जाता है। संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसको हम लंबोदर के नाम से संबोधित करते हैं, वे होते हैं गणेश, ठीक। वे कौन है? गणेश। तो जब गणेश की बात आती है, अगर मैंने लंबोदर कह दिया तो आपके माइंड में गणेश आ जाएंगे, ठीक। तो देखिए अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 शब्दों से मिलकर बना है। क्या बना है? लंबोदर, ठीक। किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष के लिए एक अर्थ दर्शाते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखा कि 4 अर्थ शब्दों से मिलकर बना है
लंबोदर, लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़ दिया और क्या बन गया, गणेश बन गया, यानी कि किसी तीसरे विशेष की तरफ उसने संकेत कर दिया। तो ये योग रूढ़ शब्द होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आते हैं चंद्रशेखर। ठीक, तो चंद्रशेखर के लिए क्या है, चंद्र है जिसके शिखर पर। अब कोई भी ऐसा नहीं है शिव को छोड़कर कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो। चंद्रमा किसके सिर पर है, शिव के सिर पर है। तो अगर मैंने चंद्रशेखर नाम का इस्तेमाल किया तो आपके माइंड में सीधा सीधा आ गया शिव के बारे में बोला जा रहा है। यानी कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक शब्द मिल गए, यानी यहाँ पे कितने शब्द हैं, 5 शब्द मिल रहे हैं, तब जाके एक शब्द बन रहा है चंद्रशेखर। ठीक, परंतु ये संकेत किसकी तरफ कर रहा है, शिव की तरफ। ठीक, किसी तीसरे विशेष की तरफ इसने संकेत कर दिया। तो कौन सा शब्द हो गया, ये योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। उसी तरीके से नीलकंठ, उसी तरीके से है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। नीलकंठ को हम लोग अगर इसका विच्छेद करेंगे, इसको अगर हम लोग खंडित करते हैं तो नीला है कंठ जिसका। यहाँ पे 4, यहाँ भी देखिए 4 शब्दों में ये विभाजित हो रहा है, लेकिन ये संकेत किसी तीसरे की तरफ कर रहा है। वो किसकी तरफ कर रहा है, शिव की तरफ। तो नीलकंठ किसे कहा जाता है, शिव को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बन गया नीलकंठ, लेकिन किसी तीसरे विशेष की तरफ इसने संकेत किया, तो योग रूढ़ के अंतर्गत ये आ गया। उसी तरीके से आ गया आपका दशानंद, 10 हो आनंद जिसके। ठीक, दशानंद बोलती हैं आपके माइंड में रावण की छवि आ जाती है। दशानंद रावण को ही बोला जाता है, किसी अन्य को नहीं बोला जाता है। तो ये कि 10 हो आनंद जिसके, यहाँ भी 4 शब्दों से मिलकर ये दशानंद बना है, और किसी तीसरे की तरफ ये संकेत कर देता है, या किसी विशेष की तरफ ये संकेत कर रहा है, यानी कि रावण की तरफ ये संकेत कर रहा है। तो ये कौन सा शब्द हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर है तो आप 100% आप कमेंट करके पूछिए, इस चीज़ को, इस डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक, अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी शब्द। ठीक, ये 4 भाग हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। शायद इसका जो प्रश्नोत्तर है वो आगे पूछे भी होंगे हमने। अगर नहीं पूछे होंगे तो आप यहाँ से एकदम अपने मेमोरी में इसको फिट कर लीजिए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि तत्सम शब्द किसके आधार पर आता है, किसके आधार में आता है। ठीक, तो आपके सामने ऑप्शन दिया रहेगा प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो आपको ऑप्शन में टिक क्या करना है, उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि ये उत्पत्ति के आधार पर ही इसका भेद है। ठीक, तो ये आपके मेमोरी में प्रश्न वही रहते हैं, चीज़ें वही रहती है जो आप यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा के तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है ताकि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 100% आपको श्योर रखना है और कॉन्फिडेंस रखना है सबसे पहली बात तो। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं। हाँ, उत्पत्ति के आधार पर आज के वीडियो में हम सिर्फ अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर 2 ही चीज़ें पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर ये 4 भाग होते हैं, लेकिन अगर इसके आगे मैं बढ़ूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी भी लंबे हो गए हैं। तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और भी प्रयोग के आधार पर भी शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। तो वो अगले वीडियो में आपके सामने पार्ट 2 में आपके सामने प्रस्तुत होगा, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी ये सभी आएंगे, और प्रयोग के आधार पर भी कितने भागों में अर्थ शब्दों को विभाजित किया गया है वे सभी आपको पढ़ाए जाएंगे। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा
देख लेते हैं कि परीक्षा में किस तरीके से आपके सामने प्रश्न आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यही नहीं जानेंगे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और आप शायद गलत करके आ जाए। और चूँकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आप गलत करके आए आप। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। जिस शब्द के खंडन पर सार्थक खंड हो सके, जिस शब्द के खंडन पर सार्थक खंड हो सके उसे कौन सा शब्द कहते हैं? बताइए कमेंट करके। जिस शब्द के खंडन पर सार्थक खंड हो सके उसे कौन सा शब्द कहेंगे? तो सार्थक खंड, अगर हम जब शब्दों को विभाजित करते हैं और उसके खंडन सार्थक होते हैं तो वे निश्चित तौर पे यौगिक शब्द होते हैं, जो कि हमने अभी पीछे तुरंत ही पढ़ा है कि यौगिक के शब्द वही होते हैं जिसको खंडित किया जाता है, जिसका संधि विच्छेद किया जाता है, और खंडित किए हुए भाग जो होते हैं वे सार्थक होते हैं। ठीक। उसके बाद आता है निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द वही होते हैं जिसके खंडन करने पर उसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं बनता है। ठीक। तो इसमें से कौन सा है? ये चार विकल्पों में से कौन सा है? भोजनालय, अगर भोजनालय को खंडित करेंगे तो भोजन प्लस आलय, इन दोनों का सार्थक अर्थ बनता है। धरातल, धरा प्लस तल, इसका भी कोई सार्थक शब्द बनता है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इसका भी सार्थक अर्थ बनता है। लेकिन शेर को अगर हम खंडित करते हैं तो शे प्लस र, है ना, क्या बन जाता है? शे प्लस र। ना तो शे का कोई अर्थ होता है ना र का कोई अर्थ होता है। तो आपका यहाँ पे सही जो विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। ठीक, सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? शेर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आप बताइए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक, तो ये याद रखने वाले, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और उसके बाद आता है जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो वे क्या कहलाते हैं? ये भी प्रश्न आते हैं, कई बार आते हैं। तो वे शब्द जिसका सार्थक खंड न होता है वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रूढ़ शब्द। उसके बाद आता है निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? अच्छा, योग रूढ़ अभी अभी हमने पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, परंतु वे अपना वास्तविक अर्थ न रखकर किसी तीसरे की तरफ संकेत कर देते हैं। ठीक, तो वही योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग मतलब जुड़ा हुआ रहता है, परंतु उसका अपना कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, वे किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं, तो योग रूढ़ कहलाते हैं। तो इसमें से देखिए कौन सा होगा? घुड़सवार। अगर आपके सामने कोई कहता है कि घुड़सवार जा रहा है तो किसी भी तीसरे विशेष की तरफ संकेत नहीं कर रहा है। घुड़सवार कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है घुड़सवारी। ठीक, तो घुड़सवार किसी भी तीसरे विशेष की तरफ संकेत नहीं कर रहा है, इसलिए ये विकल्प नहीं होगा, ये विकल्प नहीं होगा। ठीक, अब आता है लकड़हारा। लकड़हारा, अगर मैंने ये कहा कि लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, ठीक, तो कोई भी लकड़हारा हो सकता है। दुनिया में जितने भी लकड़ी काटने वाले व्यक्ति हैं वे सभी लकड़हारे ही हैं, वो किसी एक विशेष की तरफ संकेत नहीं कर रहा है, इसलिए ये विकल्प भी गलत होता है। अब आते हैं चतुरानन। चतुरानन का अर्थ होता है जिसके 4 आनन हो, यानी कि ब्रह्मा। तो देखिए यहाँ पे शब्दों का 4 शब्दों से मिलकर बना चतुरानन, जिसके 4 आनन हो। ठीक, और तीसरे की तरफ संकेत कर दिया, ब्रह्मा की तरफ संकेत कर दिया। अगर कोई आपसे बोले कि चतुरानन की पूजा करो, यानी कि ब्रह्मा की पूजा करो, सीधा सीधा उसका अर्थ किसी तीसरे की तरफ उसने संकेत कर दिया, तो आपका सही विकल्प यही हो जाएगा। ठीक, अब अगला जो विद्यालय है वो स्वाभाविक तौर पे नहीं होगा, क्योंकि उसका अगर हम खंडन करेंगे तो विद्या प्लस आलय ये एक यौगिक शब्द के अंतर्गत आता है, तो ये भी नहीं होगा। और जो तीसरा है यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक,
तो ये मैंने 5 तरीके के प्रश्न थे जो यहाँ वीडियो में मैंने सॉल्व किए हैं। इसके अतिरिक्त आपके सामने लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको PDF भी टेलीग्राम पे ही मिलेगा। और इसके पिछले वीडियो में मैंने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अलग अलग वीडियोस डाले हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। और बिल्कुल 100% आप हिंदी व्याकरण में अच्छा कीजिए, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।